हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आशा अच्छे होंगे, आप लोगों की पढ़ाई अच्छी चली होगी। आप सब लोगों का एक बार फिर से आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म प्रयाग एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। और हम लोग आज करेंगे यूपी पिट से संबंधित मध्यकालीन भारतीय इतिहास के कुछ एमसीक्यू बहुविकल्पीय प्रश्न। शुरू करें इससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, चैनल में नए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। ओके, चलिए शुरुआत करते हैं। तो पहला प्रश्न है, मोहम्मद बिन कासिम था क्या था? तुर्की था, अरबी था, मंगोली था या तुर्क अफ़गानी था? ठीक है, तो मोहम्मद बिन कासिम भारत में आक्रमण करने वाला पहला अरब था। ठीक है, अरबी था। ओके, तो ये कहाँ का था? अरब का था। भारत पर आक्रमण करने वाले सर्वप्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी थे कहाँ से? गजनी के, गोर के, अरब के या ये सभी? तो कुल मिलाकर सभी तो होंगे नहीं, और अभी ऊपर बताया अरब के थे। भारत का इस्लाम के साथ पहला संपर्क कब स्थापित हुआ? ठीक है, क्वेश्चन बहुत अच्छा है, इसे ध्यान समझिएगा। सूफी संतों के आगमन के बाद, या 11वीं शताब्दी के तुर्की अभियान के बाद, या 7वीं शताब्दी में सिंध और अरब आक्रमण के बाद, या मालाबार तट पर अरब व्यापारियों के आगमन के बाद? ओके, तो इसका जो उत्तर होगा, ठीक है, वो ये है, मालाबार तट पर अरब व्यापारियों के आगमन के बाद भारत में इस्लाम का पहला संपर्क स्थापित हुआ। और भारत में सबसे पहली जो मस्जिद बनाई गई थी वो मालाबार तट पर ही, यानी कि केरला में ही बनाई गई थी। ओके, लेकिन इस्लामिक तौर तरीके से जो मस्जिद बनाई गई वो कुतुब उल इस्लाम मस्जिद दिल्ली में बनाई गई थी आक्रमण के बाद, यानी जब सल्तनत काल शुरुआत हुआ तब। तो यहाँ मालाबार तट पर अरब व्यापारियों, यानी कि ध्यान समझिएगा, इसमें कह रहा है संपर्क स्थापित करने की, आक्रमण की नहीं। ठीक है, तो संपर्क स्थापित कब हुआ? व्यापार के कारण हुआ। ठीक है, वो यहाँ से मसाले लेकर के जाते थे। मोहम्मद बिन कासिम द्वारा सिंध की विजय कब हुई? यानी मोहम्मद बिन कासिम ने सबसे पहले भारत में आक्रमण करके और सिंध पर विजय प्राप्त की थी, और वो विजय प्राप्त की थी 712 ईस्वी में। ठीक है, 712 ईस्वी में अरबों ने सिंध पर पहला आक्रमण किया, और जो है यानी कि 712 में सिंध की विजय इसने प्राप्त किया। सिंध विजय के बारे में सूचना किस फारसी ग्रंथ से मिलती है? कौन सा ऐसा फारसी ग्रंथ है जिससे कि किसकी सूचना मिलती है? मोहम्मद बिन कासिम द्वारा, ठीक है, सिंध विजय की, तो वो चचनामा के द्वारा प्राप्त होती है। अरबों के आक्रमण के समय सिंध का शासक कौन था? तो अरबों के सिंध, यानी जब अरबों ने सिंध पर आक्रमण किया, ठीक है, तो इस समय जो सिंध का राजा था वो दाहिर था। ओके, इसके बाद सिंध पर विजय प्राप्त करने वाले अरब सेना के सेनापति का नाम बताइए। तो वो कौन था? मोहम्मद बिन कासिम, जानते हैं। और 712 ईस्वी में इसने क्या किया था? सिंध पर विजय प्राप्त किया था। इनमें से कौन गजनी राजवंश का संस्थापक था? तो गजनी आप लोग पढ़ेंगे, यानी कि महमूद गजनवी। ठीक है, तो गजनी का था इसलिए उसे गजनवी कहा जाता था। तो इसमें अल्पतगीन, महमूद, सुबुक्तगीन या इस्माइल, तो कौन था? अल्पतगीन था। महमूद गजनवी किस वंश का था? तो महमूद गजनवी किस वंश का था? तो वो यामनी वंश का था। किसने एक तरफा संस्कृत मुद्रा लेख के साथ किसने एक तरफ संस्कृत मुद्रा लेख के साथ चांदी के सिक्के निर्गत किए थे? यानी कि किसने ऐसे चांदी के सिक्के निर्गत किए थे जिसमें एक तरफ क्या था? ठीक है, संस्कृत में लिखा हुआ था। तो तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, गजनवी, शेर शाह या अकबर? तो इसमें जो उत्तर है वो महमूद गजनवी था। शाह नामक के लेखक जो महमूद गजनवी के दरबार से संबंधित था। ठीक है, तो ये कौन था? सुबुक्तगीन, फिरदौसी, मोहम्मद गोरी या अल्पतगीन? तो इसमें शाह नामक किसने लिखा? यदि ये भी पुस्तक आपको पता होगे तो आप जो है ना अच्छी तरीके से कर सकते हैं। तो शाहनामा के लेखक कौन है? फिरदौसी हैं। ठीक है, और यही महमूद गजनवी के दरबार से संबंधित था। महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार कौन था? हसन निजानी, उतबी, फिरदौसी या चंद्रवरदाई? तो इसमें था उतबी। उतबी जो है वो गजनवी का दरबारी इतिहासकार था। महमूद के समकालीन प्रतिहार वंश का शासक जयपाल कहाँ का? यानी कि जो महमूद या मोहम्मद जो गजनवी था, महमूद गजनवी, उसके समय जब उसने आक्रमण किया था तो जयपाल उस समय
जो है कहाँ का शासक था? कश्मीर, दिल्ली, कन्नौज या रणथंभौर? तो जो जयपाल यानी प्रतिहार वंश की बात कर रहा है, तो प्रतिहार वंश, ठीक है, इधर था क्या, या कश्मीर में था क्या? तो कहीं नहीं, तो वो कौन था? कन्नौज। ओके, कन्नौज में जयपाल शासक था। महमूद गजनवी का प्रथम आक्रमण 1001 ईस्वी में किस शासक के विरुद्ध हुआ था? तो शासक के विरुद्ध तो नहीं, लेकिन कहाँ पर हुआ था? तो कन्नौज में, तो जयपाल, ठीक है, तो जयपाल के विरुद्ध उसका पहला आक्रमण था 1001 ईस्वी में। महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण कब किया? तो महमूद गजनवी ने सोमनाथ पर आक्रमण किया था वो 1025 ईस्वी, ठीक है, 1025 ईस्वी। और जिस बच्चे को मालूम है वो ये बता दीजिए कि महमूद गजनवी ने भारत पर कुल कितने बार आक्रमण किया? ठीक है, तो महमूद गजनवी ने जब सोमनाथ पर आक्रमण किया था, उस समय वहाँ का जो शासक था वो कौन था? तो वो था भीम प्रथम। भीम द्वितीय नहीं, जयपाल नहीं, मूलराज नहीं। तो जयपाल तो कहाँ था? कन्नौज का था। इनमें से किसने महमूद गजनवी के हमले के बाद सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया? यानी कि महमूद गजनवी ने 1025 ईस्वी में जो यानी कि सोमनाथ मंदिर को खूब लूटा, उसके बाद भीमराज प्रथम ने, भीमदेव ने, या मूलराज ने, या जय सिंह सिद्धिराज ने, किसने उस मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया? ओके, तो वो था भीमदेव, ठीक है, भीमदेव ने उसका पुनर्निर्माण करवाया। ओके, और जो है किसके समय आक्रमण किया था? तो भीम प्रथम के समय आक्रमण किया था। भीम द्वितीय जो है वो उसका लड़का था। महमूद गजनवी का भारत पर अंतिम आक्रमण 1027 में किसके विरुद्ध हुआ? यानी पहला आक्रमण 1001, 27 आक्रमण 27 यानी 1027 में 17वां आक्रमण, ठीक है, और वो किसके विरुद्ध था? तो जाटों, सतनामियों, पिंडारियों या खोखरों के विरुद्ध। तो वो जो था जाटों के विरुद्ध था, क्योंकि जब वो यानी कि उसको लूट करके लौट रहा था तो जाटों ने उस पर जो है धावा बोल दिया था, एकाएक छापा मार युद्ध किया था उससे, ठीक है, तो उन्हें दबाने के लिए उसने जाटों पर आक्रमण किया 27 में। इनमें से कौन सा शासक महमूद गजनवी से पराजित नहीं हुआ? धंग, विद्याधर, जयशक्ति और गंडदेव। तो इनमें कौन सा ऐसा है जो पराजित नहीं हुआ? तो जयशक्ति जो है ये गजनवी से पराजित नहीं हुआ। महमूद गजनवी ने भारत पर आक्रमण का क्या उद्देश्य रखा था? ठीक है, अर्थात महमूद गजनवी के भारत पर आक्रमण का जो उद्देश्य था वो क्या था? भारत की संपत्ति लूटना, स्थायी शासन स्थापित करना, उपनिवेश बनाना, उपरोक्त में से कहीं नहीं। देखिए, उपनिवेश बनाना और स्थायी शासन बनाना तो चला क्यों जाता, ठीक है, तो ये क्या था आपका, ठीक है, ये गलत हो गया। तो क्या चीज़ हो गया? भारत की जो अकूत संपदा थी, यानी जो भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था, उसे लूटना था उसका लक्ष्य। अब ये हमारा प्रश्न है, महमूद गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया। ओके, अभी ऊपर बताया मैंने, 17वीं बार आक्रमण कौन था? जाटों के ऊपर था। वह भारत में स्थायी मुस्लिम शासन की स्थापना करना चाहता था। क्या ये सही है क्या? तो ये बिल्कुल गलत है। सिर्फ आपका ए सही है और आर गलत है। ओके, तो ए सही आर गलत, तो ये हो जाएगा ए सही आर गलत। अगला है, अलबरूनी भारत में महमूद गजनवी के साथ कब आया था? तो अलबरूनी, ठीक है, महमूद गजनवी के साथ यानी उसमें था, दरबारी इतिहासकार था, और जो है ना वो उसके साथ कब आया था? 9वीं शताब्दी, 10वीं शताब्दी, 11वीं शताब्दी और 12वीं शताब्दी, ठीक है। अब देखिए, आप लोगों को मालूम है ना कि महमूद गजनवी भारत में 1000, ठीक है, 1 से लेकर के 1027 तक आक्रमण किया। तो ये कौन सी शताब्दी मानी जाएगी? क्या 9वीं शताब्दी है, या 10वीं शताब्दी है, 11वीं शताब्दी है? तो 9वीं शताब्दी जो है कहाँ से थी? ठीक है, 800 से लेकर के और जो है कहाँ तक आपकी जो है 900 तक, और जो यानी कि आपकी जो 9वीं शताब्दी है वो 900 से 1000 तक, और जो है सॉरी, ये 9वीं शताब्दी 800 से 801 से लेकर के 900, 800 पूरा हो गया ना, इसे ऐसे ध्यान समझिएगा आप लोग। जब 800 पूरा हो गया तो 801 यानी 8वीं शताब्दी समाप्त। अब 9वीं शताब्दी शुरुआत हो गई, 9वीं की तरफ आता है, और ये 900 तक, ठीक है, कौन थी? 9वीं शताब्दी थी। और 900 से 901 से लेकर के 1000 तक,
ठीक है। ये कौन थी? ये 10वीं शताब्दी थी। क्यों? ये यहाँ 10वीं यानी 1000 शुरुआत हुआ, और फिर उसके बाद यहाँ पर आपका आया था, यानी 1000 शुरुआत हुआ, 1001 से ले करके, ठीक है, और कहाँ तक? ये 1100 तक। ये 11वीं शताब्दी, नहीं, जो अंतिम आता है ना वही शताब्दी होती है। तो अब यहाँ से आप लोग समझ गए होंगे कि 11वीं शताब्दी में उसने क्या किया था? भारत में आक्रमण किया था। तो 11वीं शताब्दी में ही वो उसके साथ भारत आया। पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम सुल्तान कौन था? तो ध्यान रखिएगा, इस समय जैसे 2025 चल रहा है, ठीक है, तो 2025 चल रहा है, तो ये कौन सी है? 21वीं सदी चल रही है, 21वीं शताब्दी चल रही है। ये मत सोचिएगा कि 2000 यानी 20वीं शताब्दी चल रही, नहीं, 20वीं शताब्दी 2000 में समाप्त हो चुकी है। जैसे ही 2000 था तो 1901 से ले करके 2000 ईस्वी तक ये, यानी कि यहाँ 2000 यहाँ से क्या चीज़ हो गया? ठीक है, यहाँ समाप्त हो चुका। अब आगे बढ़ रहा है ना, यानी आप जब नापते हैं स्केल में तो जीरो से नापते हैं ना एक तक, तो जीरो से जो शुरुआत हुआ वो पहली शताब्दी है, एक तक, और जो एक से दो आएगी वो क्या चीज़ होगी? दूसरी शताब्दी होगी। तो अब समझ में आ गया होगा। पुराणों का अध्ययन करने वाला पहला सुल्तान कौन था? मुसलमान कौन सा ऐसा था जिसने पुराणों का अध्ययन किया था? तो कौन था? अलबरूनी था। ओके। महमूद गजनवी के साथ भारत आने वाला प्रसिद्ध इतिहासकार कौन था? तो आप लोग जानते हैं, ये यानी अलग से पूछे जाने, अलग तरीके से पूछा गया है। तो कौन सा था? वो अलबरूनी था। ओके। किताब उल हिंद या तहकीक ए हिंद, ठीक है, यानी कि हिंद से संबंधित पुस्तक या हिंद का तहकीक, ठीक है, यानी कि इतिहास, ये किसने लिखा था? तो ये आप जानते हैं, आप ये जो है अलबरूनी है, इसी ने क्या किया था? इस पुस्तक को लिखा था। तो अलबरूनी की पुस्तक का नाम है किताब उल हिंद या तहकीक ए हिंद। इनमें से कौन अलबरूनी से संबंध में सही नहीं था? ठीक है, तो बताइए। अलबरूनी यहाँ धर्मनिरपेक्ष लेखक था। तो धर्मनिरपेक्ष लेखक कैसे होगा? उसका ग्रंथ उस समय के जीवन भारत से प्रभावित था, वह संस्कृत का विद्वान था, वह त्रिकोणमिति का विशेषज्ञ था। तो यहाँ पर कौन सा आपका सही नहीं है? ओके, चलिए, तो यहाँ पर जो सही नहीं है वो है आपका, वह धर्मनिरपेक्ष लेखक था। ठीक है, ये जो है इसके विषय में नहीं है, क्योंकि धर्मनिरपेक्ष कैसे होगा? मतलब महमूद गजनवी के साथ आया था आक्रमण करने के लिए, तो धर्मनिरपेक्षता तो किसी को तब पता ही नहीं थी। धर्मनिरपेक्षता तब आई जब जो है ना प्रजातंत्री शासन व्यवस्था आई। ओके, चलिए नेक्स्ट है, पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को किस युद्ध में पराजित किया? ठीक है, तो पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को किस युद्ध में पराजित किया? तो मोहम्मद गोरी ने भारत में 3 युद्ध लड़े थे। ठीक है, पहला तराइन का प्रथम युद्ध, दूसरा तराइन का द्वितीय युद्ध, तीसरा था चंदावर का युद्ध। ठीक है, तो प्रमुख जो युद्ध थे यही 3 थे। तो मोहम्मद यानी चौहान ने गोरी को किस में हराया था? प्रथम युद्ध में, तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में, और दूसरे वाले में गोरी ने और चौहान को हरा दिया। ओके, किस लड़ाई ने मोहम्मद गोरी के लिए दिल्ली क्षेत्र खोल दिया? ठीक है, तो किस जो है ना इन लड़ाई ने खोला? तराई की लड़ाई, तराई की दूसरी लड़ाई, खारवा की पहली लड़ाई, या पानीपत की लड़ाई? ठीक है, तो इसमें जो हमारा उत्तर होगा वो होगा तराई की दूसरी लड़ाई। अभी मैंने बताया कि तराई की दूसरी लड़ाई जो 1192 में हुई थी, उसमें मोहम्मद गोरी ने जो है पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया, और फिर क्या किया? यहाँ पर जो है यानी कि दिल्ली में उसने अपनी सत्ता स्थापित की। ये लूटने के लिए नहीं आया था, इसने स्थायी सत्ता स्थापित की। पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गोरी ने किस युद्ध में रहा है? तो अभी ये बार बार मैं बता रहा हूँ, तराइन का द्वितीय युद्ध, ठीक है, 1192 में। ओके, तो तराइन का द्वितीय युद्ध के बीच लड़ा गया। तो किसके किसके बीच लड़ा गया? ठीक है, मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में। ठीक है, और जयचंद और मोहम्मद गोरी के बीच में जो लड़ा गया, ठीक है, ये जयचंद जो है उसने धोखा दिया था पृथ्वीराज चौहान को, जिसके कारण क्या हो गया? पृथ्वीराज हार गया तराइन का द्वितीय युद्ध। ठीक है, और जयचंद को जो है उसने फिर आगे आकर के जयचंद को इसने चंदावर के युद्ध में, ठीक है, अगले साल 1193 में हरा दिया, क्योंकि उसको पता चल गया कि भारतीयों को आसानी से क्या किया सकता है? तोड़ा जा सकता है, और उन्हें यानी कि बरगलाया जा सकता है, उनको बेवकूफ़ बनाया जा सकता है। उसने वही चीज़ चंदावर में किया।
तो इनमें से मध्य एशिया के किस शासक ने 1192 ईस्वी में उत्तर भारत को जीता? तो आप लोग जानते हैं अच्छी तरीके से, ठीक है, कि कौन सा होगा, जलालुद्दीन मंगबरनी यानी गजनी का महमूद, या शिहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी, या चंगेज खां। तो आप जानते हैं, ठीक है, 1192 में दूसरा यानी जो है ना युद्ध हुआ था तराइन का, ठीक है, तो यही था युद्ध जिसमें भारत में मुस्लिम शक्ति की स्थापना हुई। तो ये बिल्कुल है तराइन का द्वितीय युद्ध, ठीक है, 1192 ईस्वी में जो हुआ था। 1994 में अब आया इसमें 1994 में चंदावर का युद्ध में मोहम्मद गोरी ने किसे हराया? तो किसे हराया? जयचंद को हराया, ठीक है। जयचंद ने पृथ्वीराज चौहान के यानी कि उसमें धोखा दिया था 1192 में, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आपका इसने आकर के और इसे क्या किया, जयचंद को फिर हराया। चंदावर किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा या पंजाब? तो कहाँ पर स्थित है? चंदावर उत्तर प्रदेश में स्थित है। भारत में मोहम्मद गोरी ने किसको प्रथम आक्ता प्रदान किया? ठीक है, यानी कि यहाँ पर उसे आक्ता प्रदान करके वो फिर वापस चला गया। तो ताजुद्दीन यौल्दी या कुतुबुद्दीन ऐबक, शमसुद्दीन इल्तुतमिश या नसीरुद्दीन कुबाचा, ठीक है। तो किसको यहाँ की कहने का मतलब है कि बागडोर सौंप करके, ठीक है, आक्ता, ठीक है, जिसे आप इक्ता भी बोलते हैं, तो इक्ता जो है ना यानी प्रदान करके और वो फिर यहाँ से क्या हो गया, चला गया। तो कौन था वो? कुतुबुद्दीन ऐबक। इसलिए कुतुबुद्दीन ऐबक को हम भारत में जो है इस्लाम का संस्थापक वास्तविक नहीं मानते हैं, ठीक है, तो इल्तुतमिश को मानते हैं, क्योंकि इसने अपने आप को आक्तादार ही समझा था मोहम्मद गोरी का। किस मुस्लिम शासक के सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी थी? तो मोहम्मद गोरी, ठीक है, इसके सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी थी। मोहम्मद गोरी के किस दास ने बंगाल एवं बिहार पर विजय प्राप्त किया? कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, बख्तियार खिलजी और यल्दौज। तो ये था बख्तियार खिलजी। बख्तियार खिलजी ने बंगाल और बिहार पर विजय प्राप्त की। इनमें से कौन मोहम्मद गोरी का गुलाम नहीं था? तो इसमें से कौन सा ऐसा था जो मोहम्मद गोरी का गुलाम नहीं था? जलालुद्दीन मांगबरनी, कुतुबुद्दीन ऐबक, यल्दौज और कुबाचा। तो ये कुतुबुद्दीन ऐबक और यल्दौज और कुबाचा ये तो सब थे, जलालुद्दीन मांगबरनी नहीं था। इनमें से कथनों में विचार करना है। मोहम्मद गोरी के सिक्कों पर कलीमा खुदा रहता था, ठीक है। तो इसमें यानी कि कलीमा जो है यानी कलमा जो यानी इस्लाम का जो शुरुआत है, मतलब कि कोई भी इस्लाम की शुरुआत करता है, कोई भी चीज़ किया जाता है इस्लाम में शुरू किया जाता है तो कलिमा से किया जाता है। मोहम्मद गोरी ने तमिलनाडु के शासक के विरुद्ध कार्यवाही की थी। अब इनमें से कौन सा सही है, कौन सा गलत है, ठीक है। और यदि देखिए यानी मोहम्मद गोरी ने सिर्फ उत्तर भारत में आक्रमण किया था ना कि दक्षिण भारत में, तो ये तो आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। और क्योंकि वो क्या था, मुस्लिम शासक था, इसलिए ये वाला सही हो जाएगा, कलमा खुदा रहता था। ओके, तो ये हमारे जो है इससे अरब और तुर्कों के भारत पर आक्रमण से संबंधित मध्यकालीन भारत के इतिहास से संबंधित जो है ये प्रश्नों का कुछ संग्रह था। आशा है आप लोगों को अच्छा लगेगा। हम लोगों का जो प्रयास है कैसा लग रहा है और क्या सुधार किया जाना चाहिए आप लोग ज़रूर बताइएगा। और इसी तरह से जो है ये श्रृंखला जो चल रही है यूपी पेट, और सिर्फ यूपी पेट के लिए नहीं है, बाकी सभी अन्य दूसरे भी परीक्षाओं के लिए, ये जीएस के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सीरीज़ है। तो आप लोग ज़रूर जुड़िए। और चैनल में नए हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, पढ़ाई अच्छे से कीजिए। ओके, ऑल द बेस्ट।